बेटा ये नया टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का, ध्यान से सुनना। आज ये लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारे चैप्टर का, फ्रेशनल डिस्टेंस। ये क्या होता है? जो लोग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में नहीं आए थे उनको मैं थोड़ा सा बता दूं। एक सोर्स ऑफ लाइट होता है बेटा, एक कॉन्वेक्स लेंस लेते थे वो लोग, एक स्लिट लेते थे, यहाँ से लाइट जाती थी, लेंस पे पड़ती थी, लेंस उसे कन्वर्ट करके पैरेलल भेजता था स्लिट से, लेंस उसे स्लिट पे पैरेलल भेजता था। यहाँ से कुछ रेज सीधी चली जाती थी और कुछ रेज हल्की सी यहाँ से क्या हो जाती थी, ये डिफ्रैक्ट हो जाती थी, कुछ रेज डिफ्रैक्ट हो जाती थी। और फिर एक और लेंस होता था, वो इन दोनों को यहाँ पे कन्वर्ज करता था। जो लाइट सीधी गई उनको भी मिलाता था और जो डिफ्रैक्टेड गई उनको भी मिलाता था। ये डॉटेड वाली लाइन जो गई उनको भी मिलाता था। तो फ्रेशनल डिस्टेंस क्या होता है? फ्रेशनल डिस्टेंस होता है कि जब लाइट जा रही थी यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट, कुछ रेज सीधी गई हैं, कुछ यहाँ से हल्की हल्की मुड़ गई हैं, तो ये जो सीधी जा रही है अनडिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, और जो ये बेंड हो गई है इन्हें कौन सी रेज बोलते हैं? डिफ्रैक्टेड रे। तो फ्रेशनल डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस slit and the screen for which the proper diffraction pattern appear on the screen। मतलब ये है कि कितनी दूर तक लाइट सीधी सीधी गई है डिफ्रैक्ट होने से पहले। लाइट कुछ ऐसे मुड़ गई है ना, तो कितनी दूर लाइट सीधी सीधी गई है जो डिफ्रैक्ट नहीं हुई। अनडिफ्रैक्टेड रे का जो लीनियर डिस्टेंस है, यानी इन शॉर्ट में आपको एक बात बताऊं तो सोर्स और स्क्रीन के बीच का कम से कम कितनी दूरी रखें, जनरल बात, सोर्स और स्क्रीन की कम से कम कितनी दूरी रखें ताकि यहाँ पे डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बन सके। तो ये जनरल डेफिनेशन है। तो उसका फॉर्मूला होता है a² डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो आपको अगर बोलें कि भैया फ्रेशनल डिस्टेंस निकालो तो a देंगे। a क्या होता है? ये स्लिट के बीच का गैप। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। तो वो आपको वैल्यूज दे देंगे, बस यहाँ सीधे सीधे पुट करना है। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, आप वो कैलकुलेट कर लेना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम स्क्रीन एंड स्लिट when the aperture is 3 मिलीमीटर वाइड। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10.7 है बच्चों, आप लोग कर लेना। ये क्या दे रखा है? 3 मिलीमीटर वाइड एंड वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। ये क्या है 3 मिलीमीटर वाइड? ये ए हो गया ना, विड्थ, स्लिट की विड्थ, और ये आपको पता है वेवलेंथ है, तो ये क्या है? लैम्डा। ये चेंज कर लोगे, मिलीमीटर है 10⁻³ कर देना, नैनोमीटर 10⁻⁷। ये दोनों उठा के यहाँ डाल देना, ZF निकालने को बोला है, कर लोगे? सीधे सीधे बस वैल्यू डालनी, कुछ नहीं करना है ना। फॉर्मूले याद होंगे तो उनको वो लोग कर लेंगे। अब आपकी बुक का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का जो आपको भी थोड़ी देर पहले लिखा है, एग्जाम्पल बच्चों 10.4 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 6 पॉइंट है, कोई भी 2-3 पॉइंट तो आ ही जाते हैं, कम से कम 4 पॉइंट भी आ सकते हैं पेपर में। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ। पहले आप YDSC में जो लोग नहीं थे या थे, उसमें बेटा 2 फॉर्मूले हैं। एक एंगुलर विड्थ क्या होती थी कि भैया जब डार्क ब्राइट बनता था उनमें एंगल में क्या डिफरेंस होता है। एंगुलर विड्थ का क्या फॉर्मूला होता है? λ/a। और एक लीनियर विड्थ, फ्रिंज विड्थ जिसे हम कहते हैं, फ्रिंज विड्थ का क्या फॉर्मूला था बताओ? λ/d/d। ये 2 फॉर्मूले। अब आप सारे आंसर्स इन 2 फॉर्मूले से कर सकते हो। जैसे देखो बोर्ड की तरफ, पहला, इन्होंने जब ये कभी बोले ना YDSC में क्या फर्क पड़ेगा, हमेशा बताना ये थीटा और बीटा में क्या फर्क पड़ेगा। कभी भी बोले YDSC में क्या फर्क पड़ेगा, आपका आंसर होना चाहिए थीटा और बीटा में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे पहला पार्ट, अच्छा आपको पता है लैम्डा वेवलेंथ होता है, छोटा डी क्या होता था? दोनों स्लिट के बीच का गैप। बड़ा डी क्या होता था? स्क्रीन और स्लिट के बीच का गैप, है ना। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इन्हें बोला कि इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट, यहाँ पे 2 स्लिट होती थी, यहाँ स्क्रीन होता था और यहाँ क्या होता था आपका एक सोर्स। उन्होंने बोला स्क्रीन स्लिट से दूर चली गई, स्क्रीन स्लिट से दूर चली गई तो क्या बढ़ गया? बड़ा डी। बड़ा डी बढ़ गया ना। अब देखो बड़ा डी बढ़ने से इसको कोई फर्क पड़ा? नहीं, इसमें बड़ा डी है ही नहीं, तो आप लिखोगे थीटा रिमेन्स द सेम।
क्योंकि इसमें बड़ा डी है ही नहीं। इसको पढ़ा ना? Yes. बड़ा डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा, सो एज कैपिटल डी इंक्रीजेस फ्रिंज विड्थ आल्सो इंक्रीज। तो अपने आप ही अपने आंसर इस फॉर्मूले से बताते रहो। पहला पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा, तो पहले पॉइंट में बोला था स्क्रीन दूर ले गए, तो इसका मतलब बड़ा डी बढ़ गया, तो बड़ा डी बढ़ गया तो हमारे थीटा में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें बड़ा डी है ही, इसमें फर्क पड़ा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, मोनोक्रोमैटिक सोर्स is replaced by, this source is replaced by another monochromatic source of shorter wavelength। wavelength कम कर दिया, wavelength कम करोगे ये भी कम हो जाएगा और ये भी कम हो जाएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो आप बोलोगे बोथ थीटा एंड बीटा विल डिक्रीज, यही फार्मूला लिख देना, रीजन वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। तीसरा, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ये स्लिट है, इनके बीच के सेपरेशन को क्या बोलते हैं? छोटा डी, इसको बढ़ा दिया, छोटा डी बढ़ा दिया, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज इंक्रीज, छोटा डी बढ़ाओगे तो थीटा क्या हो जाएगा? कम, इनवर्सली है ना, यहाँ भी छोटा डी बढ़ाओगे तो बीटा भी क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा, तो यानी फ्रिंजेस पास पास बनने लग जाएंगी, है ना। फोर्थ, सोर्स स्लिट इज मूव क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। अब ये थोड़ा अलग है बेटा, सुनो, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं इसमें इस बड़े एस का कोई रोल नहीं है, जरा ध्यान से सुनना। ये बड़ा एस क्या करा इन्होंने? ये पास लेके चले गए, जो कैपिटल एस है वो इसको सोर्स स्लिट के पास लेके चले गए, तो जब ये इसको उसके पास लेके गए तो आप देखो इस फॉर्मूले में बड़े एस का तो कोई रोल ही नहीं है, तो पहले तीन का आंसर तो तुमने इससे दे दिया, पहले तीन का पहला समझ में आ गया। पहले में क्या किया था उसने? पहले में उसने डी बढ़ा दिया था, बड़ा डी बढ़ाया तो उससे क्या फर्क पड़ा? थीटा में कुछ थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ा, और बीटा में क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। दूसरे में उसने क्या किया था? लैम्डा कम कर दिया था, तो फिर दोनों ही कम हो गए थे ना, थीटा भी कम हो गया था और बीटा भी कम हो गया था। तीसरे में उसने क्या किया था? छोटा डी बढ़ा दिया था, छोटा डी बढ़ा दिया तो फिर क्या हुआ? थीटा भी डिक्रीज हो गया था और बीटा भी डिक्रीज हो गया था। फोर्थ सुनिए, याद है? ठीक है। फोर्थ उसने क्या किया? सोर्स को पास लेके चला गया। अब सोर्स को पास लेके चला गया तो इस फॉर्मूले में है ही नहीं, तो इससे आप जवाब ही नहीं दे सकते। तो एक नया फॉर्मूला है जो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है, जो सिर्फ रीजनिंग के लिए, ये याद रख लो। देखो ये है, छोटा एस बाई बड़ा एस शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा बाई डी। छोटा एस बाई बड़ा एस शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा बाई डी फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। सस्टेन क्या होता है कि पहले ब्राइट आए, फिर डार्क आए, फिर ब्राइट आए, गैप बराबर गैप पे बने, तो वो तभी वैलिड होगा जब ये इससे छोटा हो, LHS RHS से छोटा हो। तो इसमें छोटा एस क्या है? छोटा एस है ये वाला गैप, ये जो एक स्लिट है ना वो कितनी बड़ी और छोटी होनी चाहिए। छोटा एस क्या है? साइज ऑफ सिंगल स्लिट। बड़ा एस क्या है? इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस। बड़ा एस ये नहीं है, वो तो उसका नाम दिया है सोर्स। सोर्स और स्लिट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? बड़ा एस, याद रखो। और इनके बीच के गैप को क्या बोलते हैं? छोटा एस। तो अगर ये बाई ये, दिस बाई दिस, एस बाई एस शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा बाई डी। अगर ये जब तक चलता रहेगा तब तक तो वहां पे प्रॉपर डार्क ब्राइट आएगा। जैसे ये वैलिड नहीं हुआ, इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाएंगे। अब क्वेश्चन सुनो, फोर्थ पॉइंट कहता है मैं इसको इसके पास लेके चला गया। जब तुम सोर्स को पास लेके चले जाओगे तो बड़ा एस क्या होगा? बढ़िया, पास लेके चले जाओगे तो बड़ा एस कम ही हो जाएगा। जब बड़ा एस कम हो जाएगा यानी डिनोमिनेटर कम हो गया। जब डिनोमिनेटर कम हो गया तो ये ऊपर ऑल बढ़ नहीं जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर को कम करते जाओ तो फिर ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो आप बोलोगे कि जैसे तुम इसको पास लेके जाओगे, एक प्रैक्टिकली सोचो, टॉर्च है मेरे पास या लेजर लाइट है, मैं दूर से मार रहा हूँ, लाइट दोनों जगह से निकल रही है। अब मैं पास लेके जा रहा हूँ, एकदम यहीं लेके चला आया जी, इस पे ही यहीं पे लाइट फैल गई, यहाँ से निकलेगी। ये मैं बोर्ड पे मार रहा हूँ, यहाँ होल था तो पहले होल से लाइट निकल रही थी, अब मैं पास लेके गया, टॉर्च लाइट एकदम ही पास कर दी, तो यहीं रह गई लाइट, यहाँ से लाइट ही नहीं निकलेगी। जब लाइट ही नहीं निकलेगी तो कहाँ से ब्राइट और डार्क बनेगा? इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि जैसे आप इसको इसके पास लेके जाते रहोगे, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक तो बनेगा पैटर्न इंटरफेरेंस वाला, ब्राइट डार्क वाला।
जैसे ही ये इससे बड़ा हो गया, यानी कि जब तुम इसको पास लेके जाओगे डिनोमिनेटर कम होता जाएगा ना, डिनोमिनेटर कम होता जाएगा तो ओवरऑल ये पूरा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो ये ग्रेटर नहीं हो जाएगा उससे, जबकि स्मॉलर होना चाहिए। जब ये इससे ग्रेटर हो जाएगा आप बोलोगे पैटर्न गायब, नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी सीन ऑन दिस स्क्रीन। ठीक है, पांचवा पॉइंट, पांचवें में पता क्या किया, इसको बढ़ा दिया, ये गैप को, ये छोटा एस बढ़ा दिया। फिर वही वाली बात नहीं हो गई, अगर तुम न्यूमरेटर बढ़ा देते हो तो ये बढ़ नहीं जाएगा पूरा, ये बढ़ जाएगा तो फिर ये इससे बड़ा हो जाएगा। मतलब आप ये बोलोगे कि जब तक ये इससे छोटा रहेगा तब तक तो मिलेगा, जैसे ही तुमने बड़ा गैप कर दिया, एक दो ही ब्राइट डार्क आती है बस, और धीरे धीरे वो भी गायब हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना, less sharp interference pattern will be obtained, and ultimately a stage is reached when no interference pattern will be formed on the screen. Last point, sixth point, ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पे जो लाइट मारते हैं ना ये लोग, सोडियम लैंप इस्तेमाल करते हैं। सोडियम लैंप पता है क्या होता है, येलो कलर की लाइट देता है। उन्हें बोला इस सोडियम लैंप को हटा दिया जाए लास्ट में, और उसकी जगह वाइट लाइट डाल दी जाए, ट्यूबलाइट वाली, सनलाइट वाली वाइट लाइट डाल दी जाए तो क्या होगा। तो सोडियम लैंप में तो एक ही कलर होता है, येलो, मोनोक्रोमेटिक होती है। अब अगर तुम वाइट लाइट डालोगे, वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7। तो आपने क्या बोलना है कि सेंटर पे तो सारी मिक्स होके मिलेंगी, सेंटर पे तो वाइट ही मिलेगी, सारे कलर मिक्स होके कन्वर्ज हो जाएंगे, सेंटर पे तो वाइट मिलेगी ब्राइट। और सेंटर के जो पास वाली नहीं है, सेंटर के इधर वाली और इधर वाली, वो रेड मिलेगी, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। और जो दूर वाली होगी ना वो ब्लू मिलेगी। माने कलर्ड फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन्ड ऑन दिस स्क्रीन। समझना है आंसर क्या लिखना है आपने, यही लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर में तो सारी लाइट कन्वर्ज हो जाएगी, तो सेंटर पे क्या मिलेगी, वाइट। सेंटर के जो पास वाली है वो क्या होगी, रेड। क्यों, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं स्प्रेड हो पाएगी। और जो दूर वाली होंगी वो कौन सी होंगी, ब्लू। क्यों, क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ कम होता है। और उसके बाद गायब, कोई पैटर्न नहीं आएगा, 2-4 ही बनती है। मतलब टोटल देखा जाए तो 2 ऊपर बनी, 2 नीचे, 5 और एक सेंटर पे, 6 हो गई टोटल फ्रिंजेस। बीच में ऑरेंज नहीं, कुछ नहीं होगा, खाली रेड वाइट ब्लू ये 3 ही दिखाई देंगी बस। वाइट सेंटर पे, इधर उधर रेड, सबसे दूर वाली ब्लू, बस इतना ही दिखाई देगा। अगर आप एक्चुअल में भी करोगे एक्सपेरिमेंट, यही दिखता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये यहाँ तक करते हैं, फिर एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, पॉज